नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं इंस्टा फीड। बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसका असर भारत पर कितना पड़ रहा है, कितना पड़ेगा, ये एक सवाल जितना अहम है उतना ही अहम ये भी सवाल हो गया है कि क्या बांग्लादेश के इन हालातों, बदलते हालातों को भारत नहीं समझ पाया, भारत वक्त रहते नहीं कुछ सोच पाया, नहीं कुछ कर पाया, या भारत को जानकारी तक नहीं हो पाई कि हालात इतने बुरे हो सकते हैं। क्या इसी से सवाल फिर अगला पैदा होता है कि क्या भारत की विदेश नीति फेल हो गई, क्या हमारा रॉ इंटेलिजेंस नहीं जुटा पाया, क्या ये भी सवाल है। जो भारत, एक तरफ ये दावेदारी रहती है कि भारत दुनिया में विश्व गुरु बनने की राह पर है, या कहिए कि वर्ल्ड लीडर के तौर पर हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, या ये भी कहिए कि रशिया और यूक्रेन के बीच में कोई मध्यस्थता नहीं कर सकता लेकिन भारत करने की काबिलियत रखता है, ये भी कहा जाता है। दुनिया में कहीं न कहीं से कूटनीतिक वर्चस्व भारत का बहुत बड़ा हुआ है, ये भी कहा जा रहा है, और पिछले दिनों हमने देखा भी है कई मौकों पर ऐसा। लेकिन क्या बांग्लादेश जो हमारी नाक के नीचे है, जो हम भारत से तीन तरफ से घिरा हुआ है, पड़ोसी मुल्क है, नेबरहुड पॉलिसी को फॉलो करती है हमारी सरकार, और वहां से जितना बेटी रोटी का रिश्ता है, पड़ोसी मुल्क होने के नाते जिस तरह का रणनीतिक असर बांग्लादेश और भारत के संबंधों को लेकर के, वहां के हालातों को लेकर देश पर पड़ता है, क्या इन सब के मद्देनजर भी हम इतनी भी खबर बांग्लादेश की नहीं रखते हैं कि वहां पर तख्ता पलट होने वाला है और हमें खबर नहीं। और नौबत ये आ जाती है कि तख्ता पलट होता है देखते ही देखते, और वहां की प्राइम मिनिस्टर पद से इस्तीफा देती हैं और सीधे हिंदुस्तान में आती हैं, जिसका असर अब दिख रहा है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक है वहां के, यानी कि खास तौर से हिंदू, उन पर कहर ढाया जा रहा है, उन पर गुस्सा उतारा जा रहा है। जो अब तक गुस्सा शेख हसीना पर था, वो गुस्सा अब इन हिंदुओं पर आ रहा है। तो क्या इस पूरे मामले में मूल सवाल ये कि भारत की विदेश नीति क्या फेल हुई है यहां पर, या कहीं ना कहीं उसमें चूक हुई है बड़ी, और दूसरा सवाल कि इसका रणनीतिक असर आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, बांग्लादेश और भारत के बीच जो संबंध है उस पर इसका क्या असर होने वाला है। जो व्यापारिक संबंध है, 14 बिलियन डॉलर का कारोबार भारत और बांग्लादेश के बीच में है, 12 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करता है भारत बांग्लादेश को, 2 बिलियन इंपोर्ट करता है। लेकिन 2 ही बिलियन आप कम आंकड़ा मत समझिए, बांग्लादेश का एशिया में भारत सबसे बड़ा इंपोर्टर है, यानी बांग्लादेश के लिए 2 ही बिलियन होने के बावजूद ये काफी बड़ी राशि हो जाती है, क्योंकि वो एशिया में सबसे ज्यादा भारत को ही एक्सपोर्ट कर रहा है, इसका फायदा हो रहा है, और इसको लगातार बढ़ाने की कोशिशें भी होती रही है पिछले दिनों, लगातार संबंध को मजबूत करने की। लेकिन इतनी सारी चीजों के बीच में क्या हमें भनक तक न लगे कि नौबत यहां तक आ जाएगी रातों रात, क्या ये हमारा फेलियर है। मेरे साथ दो बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं, इसी वजह से बहुत सारी बातें आप सुन रहे हैं, फिजा में है, अब बहुत तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन बुनियादी, यकीन मानिए कि बुनियादी यही सवाल हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है कि इसका असर क्या होगा, क्या एक हमारा कूटनीतिक फेलियर है, और जो स्ट्रैटेजिक तौर पर दोनों मुल्कों के बीच के जो हालात रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो या आपसी संबंध संपर्क का, नजदीकी का, उसके मद्देनजर क्या असर होने वाला है। वो भूलिए मत कि बांग्लादेश का एक धड़ा वो भी है जो रेडिकल है, कट्टरपंथी है, उसको पाकिस्तान समर्थित भी माना जाता है, कहा जाता है और जाना जाता है। कभी पाकिस्तान ही हुआ करता था 71 से पहले, और जो कुछ हुआ, जिस तरह से बांग्लादेश का उदय हुआ भारत की भूमिका की वजह से, ये सब हम जानते हैं इतिहास में। तो आज हम इतने बेखबर कैसे हो गए बांग्लादेश की अंदरूनी स्थितियों से। ए के सरन साहब हैं, इलाहाबाद से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर ए के सरन, बहुत बहुत स्वागत है सरन साहब आपका। विदेश की नीतियों पर और राजनीति पर, रणनीति पर काफी नजर रहती है। और बेहद ही खास मेहमान जेके त्रिपाठी साहब मेरे साथ हैं, पूर्व राजनयिक हैं, कई देशों में राजदूत रहे हैं, उनसे भी मैं समझूंगा। शुरुआत में करता हूं त्रिपाठी साहब आपसे ही, क्योंकि आप पेशेवर एक फॉरेन एक्सपर्ट हैं और डिप्लोमैट रहे हैं। क्या हम चूक गए, नहीं समझ पाए कि बांग्लादेश में ये कहीं न कहीं भूचाल आने वाला है, लावा फटने वाला है, ज्वालामुखी पनप रहा है? देखिए, एक चीज मैं शुरू से साफ कर दूं अजय जी, कि जो विदेश नीति किसी भी देश की होती है, और मेरे ख्याल से डॉक्टर सरन सहमत होंगे, वो एक वर्क इन प्रोग्रेस होता है, वो कंटिन्यूटी में होती है, और ऐसी नहीं होती
उसका मतलब ये है कि आप ये नहीं इंश्योर कर सकते कि आप हमेशा किसी पर्टिकुलर देश से एक ही तरह के संबंध अच्छे या एक ही तरह के बुरे संबंध बनाए रख सकते हैं। डिप्लोमेसी में लोग कहते हैं कि डिप्लोमेसी में जो कोई भी परमानेंट बेड पार्टनर नहीं होता है। तो हमारे ये चीज़ मत भूलिए कि हमारे संबंध 15 साल से बांग्लादेश की निवर्तमान प्रधानमंत्री के समय में अच्छे रहे हैं। और एक चीज़ ये भी देखिए कि जियो स्टैटिकली हम चारों ओर से छोटे छोटे देशों से घिरे हुए हैं, जिसको हाँ, और ऐसी स्थिति जिसको हम कहते हैं बिग ब्रदर सिंड्रोम, कि छोटे देश सोचते, कई छोटे देश कि हाँ हमारे ऊपर दादागिरी, बड़े जैसे परिवार में होता है कि बड़ा भाई होता है तो छोटे कहते हैं दादा हम पे रोब जमा रहे हैं। तो अगर आप न भी करें तो भी ये माना जाता है कि नहीं ऐसा हो रहा है। तो इसलिए हमको बहुत संभाल के रहना पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि क्या हम चूक गए? नहीं, मेरे ख्याल से हम चूके नहीं। हमें कुछ अंदाज़ा था, लेकिन अब वो कितना अंदाज़ा था और कितना नहीं था ये तो हमारी सुरक्षा एजेंसियां ही बता सकती हैं। ये तो हम लोग बाहर में जो अभी सरकार से बैठे हैं वो कयास ही लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा, ऐसा नहीं वैसा हुआ होगा वाली हालत है। अभी देखिए क्या है कि हमने त्रिपाठी जी ये भी तो मैं इसलिए भी ये सवाल मेरे मन में आ रहा है और ये कई लोगों के मन में आ रहा है कि बांग्लादेश वो जगह है जहां तो हमें झांक कर हमेशा निगाह बनाए रखने की जरूरत होती है कि वहां पर रेडिकल भी तो है, वहां आईएसआई भी तो कोशिश में लगा रहता है कि भारत के खिलाफ वहां माहौल बनाए, वहां से आतंकवाद भी तो पैदा होता है और अब जो हालात बने हैं उसमें आशंका बड़ी ये पैदा हो गई है। तो अगर हम इतनी खबर नहीं रखेंगे उसके भीतर की तो कैसे हम महफूज रहेंगे? नहीं, लेकिन उस खबर को रखने का मतलब ये नहीं है कि आप वहां पर इंटरवीन करते रहें। हो सकता है हमारे पास खबर हो और स्थितियां ऐसी बन गई हों कि हम डायरेक्ट इंटरवीन नहीं कर सकते, ये 71 का टाइम नहीं है। हमने ये कोशिश की कि जो वहाँ पर पॉलिटिकल प्रोसेस में लेजिटिमेट प्लेयर्स हैं जैसे कि और पार्टी, उससे हमेशा संपर्क में रहा जाए। आपको याद होगा 2015 में जब प्रधानमंत्री मोदी वहाँ गए थे तो न सिर्फ हसीना जावेद से मिले थे, शेख हसीना जावेद से, बल्कि बेगम खालिदा जिया से भी मिले थे और भी दूसरी पार्टी के लोगों से मिले थे। और जब खालिदा जिया विपक्ष के नेता के रूप में यहाँ आई थी तो वो मोदी जी से ही नहीं और लोगों से भी मिली थी। तो किसी भी देश का ये नॉर्मल प्रोसेस होती है। यूएस वाले भी आते हैं तो हमारे अपोजिशन लीडर वगैरह से भी मिलते हैं। तो ये संपर्क सूत्र हम हमने बनाए रखा था। हाँ, ये है कि हमारी जो गुप्तचर एजेंसियां हैं उनसे कोई चूक हुई हो मामले को रीड करने में, हो सकता है वो कहीं दूसरी जगह ज़्यादा व्यस्त रही हो और इधर ध्यान न दे पाई हो। क्योंकि आप देखिए भी हाल में ही मालदीव में तख्ता पलट हुआ। लोगों ने बड़ा हल्ला किया कि मालदीव में तख्ता पलट इंडिया आउट के लहर पे चल के हुआ और हमने कुछ नहीं किया। लेकिन आपने कुछ दिन बाद ही देखा कि मोइदू ने धीरे-धीरे ये करने की कोशिश की कि नहीं, हम इंडिया के हम भारत के प्रति हम कृतज्ञ हैं कि भारत ने इतना बड़ा हमें कर्जा दिया है, कर्जे को माफ़ किया जाए या उसकी किस्तों की अदायगी को और ज़्यादा प्रोलॉन्ग किया जाए। तो अपने इंटरेस्ट होते हैं, यहाँ भी अपना इंटरेस्ट सरल साहब होगा। से भी एक बात समझता हूँ त्रिपाठी जी। जी सरल साहब, मैं आपको यहाँ पर लाना चाहूंगा, इस नजरिए से भी इसको हमें समझना जरूरी है और हमें समझना बांग्लादेश पर निगाह बनाए रखना जरूरी होता है क्योंकि हमारा कारोबार भी बहुत ज्यादा है और हम तो नेबरहुड पॉलिसी को लेकर के चल रहे हैं। कितना असर ये डाल रहा है हमारे कारोबार के ऊपर में, बांग्लादेश के कारोबार के ऊपर में? अजय जी, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ। मैं त्रिपाठी जी की 2 बातों से पूरी तरह सहमत हूँ कि जो रनिंग डिप्लोमेसी, चाहे इकोनॉमिक डिप्लोमेसी हो, चाहे पॉलिटिकल हो, ये हमेशा एक गोइंग कंसर्न है और वर्क इन प्रोग्रेस तो होता ही है। देयर इज़ नो परमानेंट शेड कि इसी तरह की हमेशा बनी रहेगी। दूसरा, अपने मित्र देशों और अपने पड़ोसी देशों के साथ
हमारी जो नीति रही है लगभग तटस्थता की रही है, एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट। हम ऊपर से बिना किसी सिग्निफिकेंट प्रोवोकेशन के किसी भी देश के मामलों में इंटरवीन नहीं करते, हस्तक्षेप नहीं करते हैं जी। ये बात बिल्कुल ठीक है और इससे मैं अग्री करता हूँ। दूसरी बात ये भी एग्री करता हूँ कि ऐसा नहीं कि हमारी एजेंसीज कभी स्लगिश रही हों, शिथिल पड़ गई हों। हुआ ये है कि हमारी प्राथमिकताएं समय समय पर भिन्न होती हैं। पूरे दुनिया में जिस तरह के क्रम चल रहे हैं, जिस तरह के डेवलपमेंट्स चल रहे हैं, उसके मद्देनज़र हमारे जो सीमित संसाधन हैं एजेंसीज के, उनको हम अलग अलग क्वांटम में अलग अलग रीजन्स और अलग अलग कंट्री में डिप्लॉय करते हैं। ये एक कारण है जिस वजह से रहा ऐसा। और जो मुझे समझ में आता है इसका मूल कारण कि अभी वेरी रिसेंटली हम लोग एक तो अपने इलेक्शंस के बाहर निकले, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय था हमारे लिए। दूसरा ये भी एक कारण रहा है हमारे लिए बहुत बड़ा कि बांग्लादेश की तरफ से तुलनात्मक रूप से हमारे दूसरे पड़ोसी देश की तुलना में हम कुछ निश्चिंत भी रहते हैं। लीव असाइड की पोरस बॉर्डर है, एनिमल स्मगलिंग है, ह्यूमन ट्रेड है, सब कुछ है, लेकिन कोई इतना बड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल या इतना बड़ा मिलिट्री कू हो जाएगा, इस दृष्टि से हम शायद हमारा अनुभव बांग्लादेश के साथ जब से इनकी आज़ादी हुई या मुक्ति, जब से बांग्लादेश बना, मुक्ति वाहिनी वगैरह का भूमिका रही, उसके बाद से कोई ऐसा बहुत बड़ा वो नहीं आया जिसकी वजह से रहा। अब आपके प्रश्न का उत्तर है कि देखिए हमारा जो ट्रेड बैलेंस रहा है करीब करीब बांग्लादेश के साथ, नेट ऑफ एवरीथिंग, वो हमारा इतना छोटा नहीं, वो हमारा 36 बिलियन के आसपास का है और उसमें 2021 की तुलना में 35% से अधिक बढ़ोतरी भी हुई है। अब सवाल ये आता है कि बांग्लादेश की जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस या सार्थकता है, उसकी जो आर्थिक महत्व है हमारे लिए, वो काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण है। तो इसके क्या-क्या परिणाम हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ सकते हैं और क्या-क्या परिणाम हमारे देश की राजनीति पे भी पड़ सकते हैं। पहली चीज़ ये है कि बांग्लादेश की तरफ से अभी अर्थनीति को थोड़ा-सा छोड़ें तो जो बहुत बड़ी समस्या हमारी रही है कि वो इन्फिल्ट्रेशन की समस्या बहुत बड़ी रही है। लोग वहाँ से हमारे बॉर्डर्स में आते हैं और इस समय जो हालात हुए हैं, अगर इस बीच भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन होता है, माइग्रेशन होता है, जैसे भी कहें आप, तो देश के लिए एक बड़ी समस्या हो जाएगी आज की तारीख में खास करके। अब जहाँ तक हमारे व्यापार का संबंध है, हमारे ट्रेड रिलेशंस हैं बांग्लादेश के साथ, ये एक रनिंग और परपीचुअल ट्रेड रिलेशंस हैं। तो अभी की मौजूदा जो स्थिति है उसका असर उस पर आप पड़ता हुआ देखते हैं स्थायी रूप से? मैं बिल्कुल पड़ता हुआ देखता हूँ दो तरह से। एक तो ये है कि हमारा एक सिग्निफिकेंट पोर्शन, बहुत बड़ा ट्रेड होता है जो अमाउंट मैंने आपसे कहा, ये पोर्शन अगर हमारा थ्वार्ट होता है, किसी भी तरीके से बाधित होता है, तो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी इसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं हो सकते, जो रोजगार की स्थिति तक जाएंगे। रोजगार हमारा आज भी बहुत आलोचना का विषय है कि हमारे यहाँ रोजगार जनरेट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ पिछले कुछ एक वर्षों में, और उसके बाद अगर रोजगार पे और विपरीत असर प्रतिकूल पड़ जाता है तो ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कहीं से अच्छा नहीं हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और हम वो सभी प्रोडक्ट्स केपेबल हैं बनाने के लिए जिन किसी की भी बांग्लादेश को जरूरत हो सकती है। बांग्लादेश का ऐसा कोई इंपोर्ट स्पेसिफाइड नहीं है कि जो चीज हिंदुस्तान उनको दे नहीं सकता, तो हमारा उनके साथ कस्टमाइज ट्रेड भी बहुत है, यानी जिन चीजों की उन्हें आवश्यकता होती वो भी हम प्रोवाइड करते रहे हैं। इसके मद्देनजर भी हमारी जो एसएमईज हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये काफी फली फूली हैं ओवर द पीरियड इन ईयर्स। तो ये मैं देखता हूँ कि अगर वहाँ की स्थिति, राजनीतिक स्थिति स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है, तो उसका डायरेक्ट असर हमारे यहाँ पड़ेगा ही पड़ेगा। और ये एक बड़ी चिंता का विषय है। और एक चीज करके अभी के लिए, फिर आप और सवाल करेंगे जी, कि एक दूसरी दृष्टि से हमारे लिए समस्या का विषय ये हो सकता है, क्योंकि अगर आप इसको देखें तो त्रिपाठी साहब बड़े लर्नेड हैं, करियर डिप्लोमेट रहे हैं। ये बेसिकली आप देखें तो एक टेक्स्ट बुक कू टाइप का है, जो एक ट्रेडिशनल कू होता है उस तरह का है
इसका फेस ये बन गया कि उनके यहाँ रिजर्वेशन को लेकर के एजिटेशन और सारी चीजें रही हैं, बट मियर एजिटेशन अगेंस्ट द रिजर्वेशन पॉलिसी, नो, इट कैन नॉट बी सफिशिएंट रीजन फॉर ए मिलिट्री को। तो ये तो बनाया जा रहा था, आप इलेक्शंस को बाइकआउट कर दिए, बाद में कह दिए सरकार हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये चीजें बन रही थी धीरे धीरे। शायद इन डेवलपमेंट्स की तरफ अगर हम थोड़ा सा और ज्यादा देख पाते, ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, तो हम कुछ हद तक सिचुएशंस को अवॉइड करवा सकते थे। करना तो आप दोनों ये मान रहे हैं जी, आप दोनों कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि जितनी बारीक नजर पैनी निगाह हिंदुस्तान को बनाए रखने की शायद जरूरत थी बांग्लादेश के भीतर, बांग्लादेश पर, उस वो कहीं ना कहीं हमारी निगाह भटकी हुई थी शायद, और कुछ न कुछ तो हमसे चूक हुई है, कुछ न कुछ छूटा, लिंक टूटा, और इस वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। अब अगला सवाल ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर, अब तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं, इंडिया में मौजूद हैं, अमेरिका नहीं वीजा दे रहा है, इंग्लैंड ने मना कर दिया हुआ है, यहां सीधे वो पहुंची, यहां पर उनको रुकना पड़ा त्रिपाठी जी, और इसका खामियाजा अब वहां के हिंदू भुगत रहे हैं, उनके मंदिर टूट रहे हैं, हमले उन पर हो रहे हैं, लगता है कि हमारा गुनहगार तो वहां छिप गया हिंदुस्तान में। जी बिल्कुल, देखिए परसेप्शन बांग्लादेश में जो ये बनाया जा रहा था जमाते इस्लामी द्वारा और बीएनपी द्वारा कि बांग्लादेश की भारत जो है शेख हसीना का एक व्यक्तिगत दोस्ती, शेख हसीना की वजह से भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते ऐसे हैं, और ये भी परसेप्शन बनाया जा रहा था कि शायद भारत इसमें हस्तक्षेप कर रहा है जगह जगह पर बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में। तो अब क्या होता है कि अगर शेख हसीना यहाँ आ जाती है, एक तो देखिए सबसे अच्छी बात ये हुई, मैं कहूँगा कि शेख हसीना ने अभी तक भारत से शरण की मांग नहीं की है। शेख हसीना ने ये कहा था कि आप हमें अप्रूवल दे दीजिए इमरजेंसी के तौर पे, हमें कुछ वक्त के लिए, वक्त भी नहीं स्पेसिफाई किया था, कुछ समय के लिए, जैसा कि विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा, कुछ समय के लिए भारत में रुकने की। तो इसका मतलब ये था कि अगर कि उन्होंने वो नहीं शरण नहीं मांगी है, और अगर उन्होंने शरण नहीं मांगी है तो अभी हमने शरण देने के बारे में भी आगे बढ़कर पेशकश नहीं की है, क्योंकि डॉक्टर सरन जैसा कि मेरे ख्याल से वो सहमत होंगे कि डिप्लोमेसी में रिश्ते जो होते हैं वो व्यक्ति और व्यक्ति के रूप में नहीं, बीच में नहीं होते, वैयक्तिक रिश्ते जो होते हैं वो उसको आगे बढ़ाने या कम करने में थोड़ी सी भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन ये रिश्ते जनरली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होते हैं फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। तो अब इसलिए ये जो हो रहा है, ये रिपरकशन जो हो रहा है कि 1,37,00,000 हिंदू और करीब 12 हिंदू बांग्लादेशी नागरिक और करीब 12,000 के करीब फ्लोटिंग पॉपुलेशन एनआरआईज की जो वहाँ अभी तक फंसी हुई है, उसको निकालने का काम कैसे किया जाए। एनआरआईज को तो हम निकाल सकते हैं, जो हिंदू बांग्लादेशी नागरिक हैं सबसे बड़ी समस्या उनकी है कि उनके घर जलाए जा रहे हैं, मंदिर जलाए जा रहे हैं, दुकानें जलाई जा रही हैं। अब अगर इस हालत में हम शेख हसीना को आगे बढ़कर या उनके जवाब में शरण देने की बात करते हैं तो इसका तुरंत विपरीत असर वहां पर होगा, आग और भड़केगी, जो ऑलरेडी जल चुकी है उसमें घी डालने का काम ये दो पार्टियां करेंगी। तो अभी फिलहाल तो मेरे ख्याल से हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए, और अभी जो ये कैबिनेट बनी है, अभी जो मतलब केयर टेकर गवर्नमेंट बनी है, पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गई है, अब इलेक्शंस जब होंगे, मुझे नहीं लगता कि इलेक्शंस में अगर जल्दी हुए तो आवामी पार्टी इतनी जल्दी आवामी लीग वापस उठ खड़ी होगी, खास तौर से तब जब उनके सर्वोच्च नेता पलायन कर गए हैं, मंत्री मारे जा चुके हैं या उनके घर जलाए जा रहे हैं या वो गिरफ्तार हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं के घर और कार्यालयों पे हमला हो रहा है, और तब जबकि कैबिनेट में आवामी लीग के कोई आदमी को रखा नहीं गया, यहाँ तक कि जनरल ने कैबिनेट बनाने के लिए जो मीटिंग बुलाई उसमें आवामी पार्टी या उनके स्टूडेंट विंग को नहीं बुलाया गया।
तो बिल्कुल। अब ऐसी हालत में तो यही लगता है, क्योंकि जाति पार्टी की अब कोई औकात रही नहीं, तो बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी खालिदा जिया के नेतृत्व वाली पार्टी जो है वो शायद सरकार बनाएगी। जो भी सरकार बनाए, हमें प्रयत्न ये करना होगा कि अभी हम चुप बैठें और अभी हम यही करें कि भाई हम नज़र रख रहे हैं घटना पे और हमें दुख है कि यहाँ पर हिंसा हो रही है। हम अपील करते हैं कि हिंसा को कम किया जाए, ख़त्म किया जाए और आपस में लोग बैठ कर के बातचीत करें। हमें फिर क्या कोशिश करनी होगी, जो हमने अफ़गानिस्तान के साथ कोशिश की, जिस तालिबान को हमने वो नहीं किया, रिकॉग्नाइज नहीं किया, फिर भी हम तालिबान को ये समझाने में सफल रहे हैं कि हमारे जो प्रोजेक्ट तालिबान में हैं वो तालिबान की किसी ए या बी सरकार के या पार्टी के लिए नहीं है, वो उनकी जनता के लिए। जी। तो वही चीज़ हम अगर यहाँ समझाने में सफल हो जाते हैं तो हो सकता है कि ये ये आसान होगा क्या? ये समझाना आसान होगा? आसान अभी भी नहीं जो होगा, वो फोर्सेस हैं, आसान नहीं होगा, लेकिन वो हमने गवर्नमेंट डिसाइड कर रहे हैं, वो चीफ एडवाइजर डिसाइड कर रहे हैं, देखिए वो डिसाइड कर रहे हैं कि कैसे आगे क्या होना है बांग्लादेश में। देखिए आसान नहीं होगा, लेकिन हमने कई जगह ये कोशिश की और सफल हुए हैं। मालदीव में भी हमने उनको बताने में सफलता हासिल की कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट हुए हैं वो सिर्फ किसी पार्टी के लिए नहीं, नाहिद के लिए या वॉइजू के लिए नहीं हुए। श्रीलंका में भी हमने बिना इंटरवीन किए उनकी मदद की। और इवन म्यांमार में देखिए, जहाँ की मिलिट्री रिजीम है और सारे लोग वो करते हैं, मैंने म्यांमार डेस्क डील की है। हमारा ये रहा कि हम कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट रखेंगे चाहे कोई भी पार्टी हो। तो मुश्किल तो होगा, तलवार की धार पे चलने जैसा है कि एक चूक अगर हमसे हुई तो मामला और बिगड़ जाएगा। जैसे मैं एक मेरे मन में आपके लिए कई बतौर पेशेवर राजनीतिक आपसे कई सवाल इस पर समझने का है। डॉक्टर सरन से मैं एक ही समझता हूँ कि डॉक्टर सरन, क्या इस वक्त ये सच है, हकीकत है कि शेख हसीना भारत सरकार की और भारत के लिए और भारत बांग्लादेश संबंधों के मद्देनजर गले की फांस बन गई है? न उगलते बन रहा है, न निगलते बन रहा है, न रखते बन रहा है, न भेजते बन रहा है। क्या क्या होगा आगे? क्या कदम उठाना चाहिए भारत को इस पर? अजय जी, ये प्रश्न गंभीर है और साथ के साथ संवेदनशीलता का भी है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, जैसे त्रिपाठी साहब कह रहे हैं कि इंडिविजुअल्स आर ओनली मीन्स फॉर बेटर रिलेशंस बिटवीन टू नेशंस। इंस्टीट्यूशंस पे बिगर रोल, दे प्ले अ बिगर रोल। अब होता क्या है कि अगर आज की तारीख में आप रीवैल्यूएट करें बांग्लादेश के हमारे साथ के संबंध और हमारे प्रधानमंत्री के शेख हसीना जी के साथ संबंध, तो आप ये पाएंगे बिल्कुल क्लियरली कि ओवर ए पीरियड इन द लॉन्ग रन इंडिविजुअल्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। हमारे लिए हमेशा दिस विल वे हायर कि बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध अच्छे बने रहें और हमारी सुरक्षा पे उसकी कोई आंच ना आए। ये मुमकिन होता दिखता है आपको? पिछले सालों में जिस तरह के इक्वेशन रहे हैं शेख हसीना के साथ भारत के, हालांकि खालिदा जिया से भी मिले प्राइम मिनिस्टर मोदी जब गए थे, तो जैसा बताया डॉक्टर त्रिपाठी ने, लेकिन आपको ये दिखता है कि उतना ही सहज हो पाएगा रिश्ता अब बिना शेख हसीना के बांग्लादेश से आने वाले? देखिए, वो प्रयासों का, अजय जी, वो प्रयासों का विषय है और इस चीज को आप माने कि जैसे वर्क इन प्रोग्रेस की बात थी, ये धीरे धीरे करके फिर से रिबिल्ड होता है और इसमें डिप्लोमेसी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और वर्तमान में जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो भी इस चीज में काफी सक्षम है, उनका बैकग्राउंड भी उस तरह का है कि ये चीजें रिपेयर होंगी, रिबिल्ड होंगी, रिपेयर नहीं होती तो रिबिल्ड होंगी। लेकिन जो चीज मैं आज की तारीख में देख रहा हूँ कि अगर इसकी डेलिकेसी और सेंसिटिविटी को देखते हुए हमने इसको ठीक से हैंडल नहीं किया और मिस हैंडल कर लिया कहीं, तो इसके बहुत से दुष्परिणाम हो सकते हैं। जैसे आपने बताया कि भाई वहां पे हिंदूज के अगेंस्ट एक वायलेंस, एक्टिव वायलेंस है एंड स्टेट रिकॉग्नाइज्ड वायलेंस है। कुल मिला के अगर हम आप ये कहें कि स्टेट सपोर्टेड या स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं तो स्टेट रिकॉग्नाइज्ड तो आई है। ये एक चीज दिक्कत की है। और अगर किन्हीं परिस्थितियों में हमने ऐसे सारे हिंदूज को जो बांग्लादेश में परेशान हो रहे हैं और जो लेटेस्ट हमारी पॉलिसी भी है अमेंडमेंट एक्ट वगैरह की सिटीजनशिप की, कि हमने कहा भाई वो प्रताड़ित हैं आज बांग्लादेश में और हिंदू हैं तो चलो सबको इंडिया में ले लो आप, तो हम वही काम करेंगे जो बहुत पहले हमने कश्मीर में कर लिया। जितने कश्मीरी पंडित वहां परेशान थे सबको आपने दिल्ली में इधर उधर शेल्टर दे दी, अब वो जा ही नहीं सकते वहां।
तो इतनी पॉपुलेशन को आप लेकर के अपने यहाँ ये एक बड़ा पेचीदा विषय बना लेंगे, सबको ना रोजगार होगा ना व्यापार होगा, तो आपका लॉ एंड ऑर्डर और पॉलिटिक्स तो और ज्यादा बड़े टर्मोइल में चली जाएगी। अगर वो लोग यहाँ आ जाएं तो क्या होगा? एक बड़ा विषय है जिसके ऊपर देखा ही जाएगा, और इतनी आसानी से आप इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, आप दोनों ही लोग याद रखते होंगे इन चीजों को। बहुत पहले हमारे यहाँ बांग्लादेशी शरणार्थी जब आए थे तो सालों साल दशकों तक इंडिया के टैक्स पेयर ने सेस दिया था उसके ऊपर, उनको संभालने के लिए। तो क्या हम लोग आज इस स्थिति में हैं कि उनको भी संभालें, अपने आप को भी संभालें? एक विषय जो बहुत ही गंभीर है, और करीब करीब 5 लाख लोग हैं एक आंकड़े के हिसाब से, कितने क्रेडिबल है मैं नहीं कहता, जो 5 लाख लोग वहां काम कर रहे हो, जो 4 बिलियन के आसपास हमें रेमिटेंसेस भेजा करते थे आज तक, इसके साथ भी तो एक कंप्रोमाइज हो जाएगा। तो अब सवाल ये है कि अगर ये चॉइस है कि व्यक्तिगत संबंधों को ध्यान में रखते हुए ही हम चलें, तो ये चल नहीं पाएगा। और जैसा बहुत शुरू में, एक बस जस्ट खत्म कर रहा हूँ, बहुत पहले त्रिपाठी जी ने कहा कि एक परसेप्शन बिल्डअप होता है कि आप किसी इंडिविजुअल की गवर्नेंस पैटर्न को सपोर्ट करते, ना कि देश को। हमें देश के साथ संबंध रखना बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, और शेख हसीना का यहाँ रहना आ जाना तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ किसी तरह का असाइलम या इस तरह की दूसरी चीजें जरूर समस्या का विषय हो सकती है। डॉक्टर त्रिपाठी, वक्त कम हो रहा है तो मैं सीधे सवाल पर आ जाता हूं। अब वहां की जो स्थिति है आज इस वक्त, वो दो तरह के फोर्सेस अब तक थे जो बैलेंस करता था, प्रो इंडिया अगेंस्ट इंडिया। क्या आपको लगता है कि एंटी इंडिया फोर्सेस हावी हो सकती हैं मौजूदा परिस्थितियों में, आने वाले दिनों में, चाहे वो रेडिकल फोर्सेस हो, चाहे वो आईएसआई समर्थित हो? जी देखिए, नुकसानदेह हो सकता है। जी देखिए अजय जी, इसकी बिल्कुल संभावना है कि एंटी इंडिया फोर्सेस आएंगी, लेकिन एक सीमित समय के लिए। मैं नहीं मानता कि 5-7 साल के लिए एंटी इंडिया फोर्सेस का वहाँ पर इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये जब धीरे धीरे ये जो गुस्सा है, ये जिसको हवा दी गई है विपक्ष के द्वारा या जमायती इस्लामी के द्वारा, युवकों का गुस्सा, ये गुस्सा जब धीरे धीरे खत्म होगा तो सरकार को ये पता लगेगा, ये रियलाइजेशन होगा कि भाई हम बिना भारत के साथ संबंध ठीक किए नहीं चल सकते। विपक्ष में रह करके आलोचना करना, जैसा कि वाजपेयी जी ने कहा था, आपको याद होगा कि विपक्ष में रह के आलोचना करना एक बात है, और सरकार में रह करके मतलब स्पष्ट रूप से और जो प्रासंगिक समस्याएं हैं उनसे जूझना दूसरी बात है। तो डॉक्टर त्रिपाठी, इस वक्त आर्मी बहुत ही सेंटर स्टेज में है, मतलब वही इस वक्त जो कुछ कर रही है उसी की वही देश को स्थिर भी कर सकती है, और उसका रुख क्या रहेगा उसी हिसाब से आगे दिखेगा। आपको क्या लगता है आर्मी को, बांग्लादेश आर्मी को का रुख क्या रह सकता है? अभी मैं पढ़ रहा था, अपने एक सीनियर कोलीग का इंटरव्यू था किसी पे, पंकज सरन जी का, जो कि वहाँ पर राजदूत रह चुके हैं। उनका ये मानना था कि शायद बेगम खालिदा जिया या जमात इस्लामी तो खैर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है अभी तक, लेकिन शायद नहीं, अब बैन नहीं, अब तो शायद हटा दिया, तो खालिदा जिया शायद वो हैं, लेकिन वो शायद ना आए क्योंकि आर्मी उनको शायद ना आने दे, और उनका मानना था कि आर्मी शायद कुछ ज़्यादा समय तक के लिए अपने को सत्ता को या देश की उसको कंट्रोल में रखे। तो मुझे लगता है कि एक ये तीसरी संभावना हो सकती है, और अगर वो संभावना हुई तो आप मानिए कि उस संभावना के तहत तो भारत के साथ रिश्ते जल्दी सुधर जाएंगे, क्योंकि आर्मी भले ही ठीक है, खालिदा जिया के हस्बैंड भी आर्मी के जनरल हुआ करते थे और आर्मी के साथ उनके अच्छे रिलेशन थे, लेकिन आर्मी कम से कम ये दिखाने में शायद कामयाब हो जाए कि वो खालिदा जिया से भी उतनी ही दूरी पे है जितनी दूरी उसकी अवामी लीग से है, और एक तरह से निष्पक्ष है। तो अगर ये होता है तो हो सकता है जल्दी रिश्ते सुधर जाए, लेकिन ये सब पे निर्भर करता है कि वहाँ कितनी जल्दी ये गुस्सा ठंडा होता है, और उसको और हवा देने का काम जो हो रहा है उस पर आर्मी क्या कर रही है। क्योंकि अभी आर्मी ने कह दिया, हेल्पलाइन नंबर जारी किए हिंदुओं के लिए कि आपके यहाँ अटैक हो तो हेल्पलाइन कीजिए। अरे जब अटैक होगा तो हेल्पलाइन नंबर कौन इस्तेमाल करेगा? आपको करना ये चाहिए था कि फ्लैग मार्च, हिंदू बहुल क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कराना चाहिए था, आर्मी की टुकड़ियाँ, पुलिस की टुकड़ियाँ तैनात कर दी चाहिए थी। वो जो है प्रैक्टिकल
स्टेप अभी नहीं उठाया गया, तो देखिए क्या होता है, ये तो अभी भविष्य के गर्त में है। भविष्य के गर्त में है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात दोनों जानकार मान रहे हैं कि शायद हम इससे ज्यादा बेहतर सतर्क होते तो स्थिति इतनी खराब नहीं हो सकती थी। और आज ये सच है कि चाहे वो व्यापारिक तौर पर हम देखें, उस पर भी हम पर असर पड़ना तय है, रोजगार पर असर पड़ना तय है, दोनों देशों के संबंध पर असर पड़ना तय है। और जो वहां मौजूद है अल्पसंख्यक बांग्लादेश के, यानी कि जो हिंदू हैं, करोड़ से ज्यादा, अब 8% अब बच गए हैं, जो 31% हुआ करते थे आजादी के वक्त में, उनके ऊपर बड़ा खतरा है। और इन सब के बीच में अब बड़ी चुनौती उस दावेदारी को है, हमारी विदेश नीति की दावेदारी को, मोदी साहब के नेतृत्व को और उनकी दावेदारी को, कि कैसे इसे संभालते हैं, कैसे वहां के अल्पसंख्यक यानी कि हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करते हैं, कैसे वहां पर मौजूद छात्र हैं या जो हमारे देश के लोग वहां पर काम कर रहे हैं उनको सुरक्षित रखते हैं और वापस लाते हैं, और कैसे फिर से दोनों देशों के संबंध को कट्टरपंथियों से बचाते हुए बेहतर कर पाते हैं। ये एक बड़े सवाल हैं, जो चुनौती है हमारी सरकार के सामने और हमारी सरकार की विदेश नीति के सामने इस वक्त। आइए इंतजार कीजिए। धन्यवाद डॉक्टर सरन और त्रिपाठी जी, आप दोनों का मेरे साथ इंस्टा फीड पर जुड़ने के लिए। और दोस्तों, आप इस वीडियो को अगर आपने लाइक किया हो, पसंद आया हो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। लगातार हम लाते रहेंगे अंदर की कड़ियां, अंदर की बातें, असली बातें जो खबरों के पीछे छिपी रहती है। धन्यवाद।